Assalamu alaikum, I'm Samad Shakir and we are studying Web Design and Development. Today, in this lecture, we will cover week number 5 and lecture number 5. And the topic we will cover is HTML forms attributes. Last lecture में हमने ये देखा था कि जो forms हैं, हमने देखा था कि किस तरीके से उनको create किया जाता है और कौन से हमने उसमें attributes देखे थे, action, method और end type तीनों की हमने डिटेल देखी थी और साथ हमने ये देखा था कि जो डिफरेंट इनपुट टाइप्स हैं वो सारे इनपुट टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इनपुट टाइप्स में जो कुछ एट्रीब्यूट्स ज़रूरी हैं वो हम डिस्कस करेंगे और मज़ीद हम ये देखेंगे कि फॉर्म के अंदर कुछ एलिमेंट्स और भी हैं जो इनपुट टाइप के अलावा आ सकते हैं, ठीक है। वो जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये वही फॉर्म का टैग है ओपनिंग और क्लोजिंग जो भी हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था और ये एक्शन और मेथड जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हमने इनपुट टाइप डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि और कौन से एलिमेंट्स हैं जो इनपुट टाइप के बगैर हैं लेकिन वो भी फॉर्म में हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और कौन से और एट्रीब्यूट्स हैं जो हम अपने इनपुट टाइप्स में या अपने अदर एलिमेंट्स में यूज करके फॉर्म को मजीद आसान बना सकते हैं और यूजर को हम जो है उसका जो एक्सपीरियंस है वो हम इजी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। जो अदर फॉर्म एलिमेंट्स हैं उनमें इंक्लूडेड है टेक्स्ट एरिया, बटन, पुल डाउन या ड्रॉप डाउन और डेटा लिस्ट, ठीक है। हम इसकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट एरिया देखते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमें बता रहा है टेक्स्ट एरिया इस तरह से नजर आता है। देखें ये ज्यादा जो यूज होता है, आपने देखा है हर जगह यूज होता है, ऑलमोस्ट हर फॉर्म में टेक्स्ट एरिया होता है, ठीक है। जैसे आप देखें तो आपकी जब पर्सनल डिटेल्स मांगी होती हैं तो अक्सर लिखा होता है एक डिटेल्स का कॉर्नर होता है जिसमें काफी बड़ा सा हमें स्पेस दी होती है, ठीक है। उसमें हम अपनी पर्सनल डिटेल्स या कोई कमेंट्स या कोई डिस्क्रिप्शन जैसे कोर्स के अकॉर्डिंगली भी लिख सकते हैं, या अगर हम आपसे मांगे कि जी फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि इस कोर्स के बारे में आप अपनी फीडबैक दें, मैं आपको एक फॉर्म दे देती हूँ और आखिर में कमेंट्स का सेक्शन दे देती हूँ, तो आपकी मर्जी है कि फिर उसके अंदर आपने क्या चीज लिखनी है, ठीक है। अच्छा, एक बात जरूरी, जो टेक्स्ट टाइप है उसमें हम आपने देखा था ना कि इनपुट जो है जब हम टाइप टेक्स्ट लेते थे उसकी बात कर रही हूँ कि उसमें सिर्फ एक लाइन हम लिख सकते थे, ठीक है। जैसे नेम होता है, समवन, हम इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन जो टेक्स्ट एरिया होता है, ठीक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा स्पेस होती है। तो ज्यादा स्पेस के लिए क्या होगा, यूजेस एट्रीब्यूट्स रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, कि कितने रोज हम ले रहे हैं और कितने कॉलम्स हम ले रहे हैं, हम ये बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, देखें ये कोड तो बाकी सारा वैसा ही है। ये एग्जाम्पल हमने W3 स्कूल से ली है, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो फिर मैं लैब में आपको मजीद करके भी दिखा दूंगी कि ये जो फॉर्म है ये स्टार्ट हम कर रहे हैं या हम क्लोज कर रहे हैं, राइट। अच्छा देखें, टेक्स्ट एरिया टैग हम लगाते हैं टेक्स्ट एरिया को स्टार्ट करने के लिए और ये यहाँ क्लोजिंग टैग भी है इसका, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया के बाद हमने नेम लिखा, उसका जो भी हम नेम जो आपको पता है होल्डर होगा जो डेटाबेस में उस वैल्यू को, जो आपका कमेंट है या आपकी डिस्क्रिप्शन है उसको सेव कराएगा जाके, ठीक है। स्टाइल है, विड्थ दिए हमने, हाइट दिए ताकि हम उसको बता दें कि कितने हमारे रोज कॉलम्स बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ हम ये देखें इस विड्थ हाइट की वजह से ये एक पूरा स्पेस कवर कर रहा है जो कि 200 है और 600 है, राइट। और रैप ये जरूरी है, इसमें रैप ऑफ रखा है मैंने, ठीक है। अगर रैप ऑफ है तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये जो लाइन है द कैट वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, देखिए यहाँ पे अगर आप देखें द कैट वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, गार्डन यहाँ पे चला गया है। अगर मैं रैप ऑन कर दूंगी तो ये यहाँ मुझे नजर आएगा। तो बेसिकली रैप हमने ऑन ही करना होता है ताकि यहाँ पे हमें नजर आए, क्योंकि ये जब हमें नजर नहीं आ रहा तो हमारा मकसद लॉस्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमें रैप ऑन ही इस सिनेरियो में रखना पड़ेगा ताकि हमें जो टेक्स्ट है वो यूजर को नजर आए। या फॉर एग्जाम्पल आप अपना कमेंट भी लिखते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया फीडबैक फॉर्म है, मैं उसमें आपके कमेंट लेना चाह रही हूँ तो मैं रैप ऑन रखूंगी ताकि मुझे नजर आए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है टेक्स्ट एरिया जो कि बेसिकली आप यू कैन से कि ऑलमोस्ट हर फॉर्म में ये हम यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया को, ठीक है। अच्छा देखिए ये बटन है, बटन जैसे नेम से शो कर रहा है कि बटन एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए, क्लिकेबल बटन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्या है, एक बटन को हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये इसका एंडिंग टैग भी है, ठीक है। ये टाइप हमने बटन दिया, ऑन क्लिक पे जो भी हम बता रहे कोई अलर्ट शो करना चाहते हैं। यहाँ पे जो
कंटेंट है वो जरूरी है, वो आपने देखना है। यहाँ पे आप कुछ भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप कुछ भी देख सकते हैं। लेकिन जो जरूरी बात है उसमें ये कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बटन इनपुट टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं। इनपुट टाइप बटन जब हम लेते थे तो भी हम इस तरह का बटन क्रिएट करा सकते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये जरूरी है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसके अंदर आप कंटेंट नहीं लिख सकते, लेकिन इस बटन में आप कंटेंट लिख सकते हैं। चाहे आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहें, इसमें आप कोई इमेज भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ ही लिमिटेड आपके पास ऑप्शन है, सिर्फ देखिए जैसे ये है बैक टू लास्ट डॉक्यूमेंट। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कंटेंट आप लिख सकते हैं या कोई भी आप इमेज वगैरह पे भी ये बटन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ बता रहे हैं कि इनसाइड अ बटन एलिमेंट यू कैन पुट कंटेंट लाइक टेक्स्ट और इमेजेस। और कंपैटिबिलिटी इश्यूज है, जिस तरह की कंपैटिबिलिटी है कि कुछ ब्राउजर्स इसको सपोर्ट करते हैं, कुछ सपोर्ट नहीं करते। तो इसकी इनपुट कंसिस्टेंसी है, यानी कि कुछ जो हम यहाँ पे इनपुट नहीं दे सकते, यहाँ पे हम इनपुट दे सकते हैं, और कुछ कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं। तो डिपेंड्स ऑन दी सिनेरियो कि कहीं पे हम बटन यूज कर सकते हैं, कहीं पे हम नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, पुल डाउन मेन्यू क्या होता है? पुल डाउन मेन्यू या ड्रॉप डाउन लिस्ट, जिस तरह ये आपको नजर आ रही है, कोई लिस्ट मैंने शो करनी है जिसमें मैंने डिफरेंट वैल्यूज देखनी है। सबसे पहली बात ये कि सिलेक्ट और ऑप्शन से मैं इसे क्रिएट करूंगी, ठीक है। हम यहाँ पे आ जाते हैं, याद रहे कि हम फॉर्म में क्रिएट कर रहे हैं, ये बात याद रहे। फॉर्म में हम क्या करेंगे, सिलेक्ट को जब स्टार्ट करेंगे उसको पता चल जाएगा हम एक ड्रॉप डाउन स्टार्ट करें। नेम आपको पता है एज होल्डर रिएक्ट करता है, जो कि डेटाबेस की वैल्यू इसमें हम डेटाबेस में सेव कराने के लिए हमें नेक्स्ट पेज में एक्शन पेज में हमें हेल्प होती है। ऑप्शंस में हम लिख सकते हैं मुझे मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये वैसे यहाँ पे जो है आउटपुट में वॉल्वो साहब जो है, ये अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो आउटपुट इस तरह से शो होगी। ये कोड में अगर यहाँ पे जो ये कोड है डॉजर्स ब्रेव कार्डिनल्स यांकीज जो है, इस कोड को अगर हम रन करेंगे तो ये जो चारों हैं ये यहाँ पे हमें शो होंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, ये सिलेक्ट ऑप्शन है। सिलेक्ट ऑप्शन में ये क्या करेगा कि इसके पास अलाउ द यूजर टू चूज वन और पॉसिबली मोर आइटम्स फ्रॉम अ लिस्ट, कोई भी ले सकता है हमें। अच्छा, इसके साथ 3 एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, मल्टीपल, साइज, नेम। मल्टीपल से ये क्या करेगा, हम 2 वैल्यूज देखें मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, जैसे मैंने इस पिक्चर में सिलेक्ट भी किया आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने मल्टीपल एट्रीब्यूट लगाया तो मैं 2 ऑप्शंस को मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। साइज क्या करेगा, 4 यहाँ नजर आ रहे हैं इसलिए ये हमें बताएगा, साइज में बताएंगे 4 तो वो 4 होकर चारों नजर आएंगे। नेम आपको पता ही अभी तक कि ये होल्डर की तरह रिएक्ट कर रहा होता है। ऑप्शन क्या कर रहा है, स्पेसिफाइज द वैल्यू, और सिलेक्टेड जो है आपके पास क्या है, ये हमें बताएगा जैसे रेडियो बटन में या फिर हमारे पास चेक बॉक्स में होता था ना, चेक हम कर देते थे तो वैल्यू चेक हो जाती थी। सिलेक्टेड में ये क्या होगा, ऑलरेडी आप इसको सिलेक्टेड कर दें, मैं अगर इस ऑप्शन के साथ सिलेक्टेड का एट्रीब्यूट लगा लूंगी तो ये ब्रेव्स ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये काम करता है। डेटा लिस्ट का बेसिक मकसद ये है कि जब आजकल होता है ना, जब मैं जैसे कंट्री होता है मैं उसमें टाइप करती हूँ PAK, पाकिस्तान में टाइप करती हूँ तो PAK में टाइप करती हूँ, पाकिस्तान खुद ही मेरे पास इधर लिस्ट में लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। तो ये मैं एक लिस्ट बना रही हूँ ब्राउजर्स की, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मैंने यूजर को डिफरेंट ऑप्शंस दिए हो ताकि बस वो आए लिखे तो उसके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर का ऑप्शन आ जाए, बस वो इस पर क्लिक करे और वो इजीली उसको सिलेक्ट कर ले, यानी यूजर की कंफर्ट के लिए वही बात है। तो हम इसको क्रिएट किस तरह से करते हैं, हम इसको क्रिएट कैसे करते हैं, फॉर्म को स्टार्ट किया, फॉर्म को एंड किया, इनपुट को हमने देखे स्टार्ट किया, इनपुट लिस्ट मैंने रखा है ब्राउजर्स नेम, ठीक है, ब्राउजर डेटा लिस्ट में स्टार्ट कर रही हूँ, डेटा लिस्ट में एंड कर रही हूँ। इनपुट के बाद मैंने डेटा लिस्ट को स्टार्ट किया, डेटा लिस्ट को एंड किया। जरूरी बात यह है कि इनपुट के लिस्ट की वैल्यू ब्राउजर्स और डेटा लिस्ट के आईडी की वैल्यू ब्राउजर्स सेम होनी चाहिए। जब ये सेम होगा तो इसको पता चलेगा कि ये जब लिस्ट में टाइप करूं तो ये मैं ऑप्शंस शो कर दूं। समझ आ गई आपको बात की, ठीक है। तो वो डिफरेंट ऑप्शंस को फिर शो कर देगा। जैसे आप अगर यहाँ पे देखें तो मैंने ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे आपको वैल्यू में नजर आ रहे हैं, तो जब मैं यहाँ क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन शो हो जाते हैं। मैं जब F लिखूंगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे पास फायरफॉक्स शो हो जाएगा, बस सिर्फ यूजर को क्लिक करने की जरूरत होगी, राइट। तो ये हमारे पास क्या डेटा लिस्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है, यूजर विल सी अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द प्री डिफाइंड ऑप्शंस एज दे इनपुट डाटा। प्री डिफाइंड मैंने ऑप्शंस उसको सेव करा दिए, ठीक है। लिस्ट attribute of the input element must refer to the id attribute of the database data list element, ठीक है। ये आपको ये बता रहा है जो मैंने आपको बताया कि इनपुट की लिस्ट का और डेटा लिस्ट के आईडी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, जरूरी है कि सेम हो,
ठीक है। इसके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे पेस्ट करें ताकि आपसे कोई गलती ना हो, किसी किस्म के अल्फाबेटिकल या इस तरह की कोई मिस्टेक ना हो। फील्ड सेट क्या करता है? फील्ड सेट आप समझे कि आपके जो कंटेंट है उसको एक प्रॉपर नीट लुक देता है, पहली बात। दूसरी बात, ये इसलिए भी यूज होता है कि ये एक सेपरेट किस्म का फॉर्म को एक आप जैसे आप फॉर एग्जांपल एक मेरे पास फॉर्म है, होता है ना कि हमने प्रोफाइल जब बनाना होता है तो एक एजुकेशन का कॉर्नर होता है, एक एक्सपीरियंस का कॉर्नर होता है, ठीक है ना, ऐसे इतना होता है। लेकिन मैं एक पेज पे देना चाहती हूँ ताकि यूजर की आसानी हो, बार बार नेक्स्ट ना करना पड़े या बार बार लोड ना करना पड़े। तो सबसे पहले मैं एजुकेशन लिखूंगी यहाँ पर, ठीक है। इस डब्बे से यूजर को पता चल जाएगा कि ये सिर्फ मेरी एजुकेशन की फील्ड है, ठीक है, ये मेरा सिर्फ एजुकेशन का फॉर्म है। फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ एक्सपीरियंस लिखूंगी और इसको मैं यहाँ पे बंद कर दूंगी। इसके लिए यूज क्या करते हैं? फील्ड सेट। हम क्या देखेंगे कि फॉर्म के अंदर मैंने फील्ड सेट का टैग स्टार्ट किया और ये इसके साथ एंडिंग टैग भी है। फिर मैंने क्या किया, देखिए यहाँ मैंने लिखा फील्ड सेट के बाद, फील्ड सेट के अंदर आएगा ये लेजेंड स्टार्ट होगा, लेजेंड एंड होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, पर्सनैलिया मैंने यहाँ लिखा है, इसलिए यहाँ पर्सनैलिया शो हो रहा है, ठीक है। बाकी मेरा फॉर्म सिंपल वैसे ही है जिस तरह हम नॉर्मल फॉर्म क्रिएट करते हैं। अभी तक आपको समझ आ गई होगा कि हमने किस तरह क्रिएट करना है। ये फर्स्ट नेम आप इस तरह भी लिख सकते हैं, लेवल के थ्रू भी लिख सकते हैं। इनपुट टाइप क्या है? इनपुट टाइप नेम, फर्स्ट नेम, वैल्यू जॉन है, इसी यहाँ हमें जॉन नजर आ रहा है। और लास्ट नेम क्या है? यहाँ डो है, इसी हमें यहाँ डो नजर आ रहा है। सबमिट का बटन है, इसी यहाँ हमने सबमिट का टैग दिया हुआ है, ठीक है। इनपुट का टैग है जिसकी टाइप सबमिट है, इसलिए हमें यहाँ पे सबमिट नजर आ रहा है। और ये फील्ड सेट में इनक्लोज है, इसलिए ये हमें डब्बा नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस लाइन को, इस डब्बे को बनाने के लिए हम फील्ड सेट यूज करेंगे और लेजेंड के थ्रू हम जो भी अपना कैप्शन लिखना चाहते हैं हम वो उस कैप्शन को लिख लेंगे लेजेंड के टैग के थ्रू। याद रहे कि फील्ड सेट और लेजेंड दोनों क्लोजिंग एंड एंडिंग टैग्स के साथ है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये कुछ फॉर्म के एट्रीब्यूट्स मैंने मेंशन किए हैं एक ही पेज पे, कुछ को हम डिस्कस कर चुके हैं और कुछ को भी हम आगे मजीद डिस्कस करेंगे कि क्या है। हम थोड़ा सा जल्दी से नजर मार लेते हैं इसके ऊपर कि ओनली यूज्ड विद इन अ फॉर्म एलिमेंट एंड इज डिनोटेड बाय इनपुट। एट्रीब्यूट्स क्या है? नेम है, नेम जैसे हमने कहा इसको हमने ओमिट नहीं करना, नेम एट्रीब्यूट इज ओमिटेड, द डाटा ऑफ दैट इनपुट फील्ड विल नॉट बी सेंट एट ऑल। अगर डाटा जो है इनपुट फील्ड का भेजा ही नहीं जाएगा दूसरे पेज पर तो फायदा ही कोई नहीं, आपकी वैल्यू तो सेव ही नहीं होगी, आपका जो रिकॉर्ड है वो तो सेव ही नहीं होगा डेटाबेस में। और जरूरी तो यही है कि हमारा रिकॉर्ड सेव हो जाए। जैसे हमारे पास फेसबुक है, जो फॉर्म हमने कहा था साइन अप से ही हमने स्टार्ट किया था फेसबुक के, ये साइन अप पे जो मैंने अपना नाम लिखा था समन शाकिर, तो वो डेटाबेस में रिकॉर्ड होगा। तो मैं जब उसमें लॉग इन कर रही हूँ तो मुझे कहते हैं जी वेलकम समन, मुझे आगे डेटाबेस से वैल्यू ले रहे होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ जैसे कि नेम से नजर आ रहा है, देखिए आपने इसमें नाम की बड़ी वो है, नाम से ही आपको आधी बात पता चल जाएगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी एंटर्ड बाय अ यूजर इन द टेक्स्ट फील्ड। कितने हम एक टेक्स्ट फील्ड के अंदर कितने जो कैरेक्टर्स हैं वो एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 100 से ज्यादा मैं एंटर नहीं कर सकती, तो वो मुझे उससे आगे जाने नहीं देगा। साइज क्या है? देखिए जो फील्ड का साइज है ना, जैसे मैं सिर्फ इतना साइज रखना चाहती हूँ तो वो कैसे रखूंगी, इतना रखना चाहती हूँ वो कैसे रखूंगी, मैं आगे एग्जांपल से भी आपको बताऊंगी। वैल्यू क्या है? हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि इनिशियल वैल्यू है। इस तरह भी हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा है कि जॉन मैंने इनिशियल वैल्यू दिया हुआ था तो वो ऑलरेडी मेरे पास शो हो रहा था, ठीक है। टाइप क्या कर रहा था? डिफाइंस द टाइप ऑफ द डाटा यूज्ड इन द फील्ड, ठीक है। जो फील्ड टाइप जैसे टेक्स्ट है या वो उसकी बात की जा रही है कि टाइप टेक्स्ट था या टाइप सबमिट था, उसके हिसाब से मेरी जो इनपुट फील्ड है वो ऑटोमेटिकली मेरे पास शो हो जाती थी, जो हमने लास्ट लेक्चर में काफी डिटेल से पढ़ा था। चेक्ड रेडियो बटन और ये जो चेक बॉक्स है उसके लिए यूज होता है, हमने लास्ट स्लाइड में लेक्चर में इसको डिस्कस भी किया था। चेक्ड हम रखेंगे तो ही वो वैल्यू जो है ऑलरेडी चेक होगी, ठीक है। डिसेबल क्या करता है? डिसेबल जैसे नाम से नजर आ रहा है कि वो डिसेबल कर देगा, रिसीविंग फोकस नहीं आएगा हमारे यूजर का, प्रिवेंट्स द फील्ड फ्रॉम रिसीविंग फोकस, फोकस ही नहीं होगा। डिसेबल्ड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट द इनपुट फील्ड इज डिसेबल्ड, हमारे पास फील्ड डिसेबल होगी, ठीक है। ये आगे हम एग्जांपल से देखते हैं। अलाइन क्या है? अलाइनमेंट ऑफ इमेजेस यूज। अगर इमेज हम यूज कर रहे हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, अलाइन की एट्रीब्यूट को दे सकते हैं जिससे हम अपने इमेज को अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट या राइट पर, ठीक है। रीड ओनली क्या करता है?
जो हमारी फील्ड है उसको हम या डिसेबल कर सकते हैं या रीड ओनली कर सकते हैं। रीड ओनली को हम देखेंगे, ये भी देखिए चेंज नहीं हो सकता, ये हमारे एग्जाम्पल से भी चेक करते हैं। अच्छा, हम सबसे पहले एट्रीब्यूट देखते हैं मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू और स्टेप को। देखिए वैसे ही हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया है कि जब इनपुट टाइप नंबर होता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हम उसमें नंबर एंटर कर सकते हैं और उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम एट्रीब्यूट के थ्रू, ठीक है, कि ये या तो 0 से 100 तक ही जाएगा, ठीक है, और स्टेप क्या होगा 10। अब वैल्यू क्या है 30। अब हम इसको डिस्कस करते हैं ये क्या करे। वैल्यू 30 से क्या है, इनिशियल वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ठीक है, जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि वैल्यू क्या है, ये इनिशियल वैल्यू 30 आ रही है, स्टेप क्या है 10 है। अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम क्या करता है, देखिए मिनिमम मैक्सिमम की वजह से, एक मिनट, मिनिमम देखें ये क्या कर रहा है, मिनिमम स्पेसिफाइज द मिनिमम वैल्यू फॉर एन इनपुट फील्ड, ठीक है, कि ये मुझे बता रहा है कि 0 से नीचे नहीं जाना, सही है, और मैक्सिमम ये बता रहे हैं मैक्सिमम स्पेसिफाइज द वैल्यू फॉर एन इनपुट फील्ड। स्टेप क्या करता है, स्टेप ये कहता है स्पेसिफाइज द लीगल नंबर इंटरवल फॉर एन इनपुट, कि 30 है, उसके बाद 10 के बाद का इंटरवल हो तो 40 आए, फिर 50 आए, फिर 60 आए और 100 तक जाए, उससे ऊपर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि हमने मैक्सिमम की वैल्यू दी हुई है। और इंटरवल्स क्यों क्रिएट हो रहे हैं, स्टेप की वजह से। स्टेप क्या कर रहे हैं, इंटरवल्स को क्रिएट कर रहा है। ठीक हो गई बात। तो इस तरीके से हम नंबर का जो हमारा इनपुट है हम उसको मजीद सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने जब 300 डाला था इस इनपुट में, तो ये हमें मुझे शो करे वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 100, क्योंकि यहाँ पे मैंने मैक्सिमम 100 इंक्लूड किया हुआ है, मैक्सिमम में वैल्यू मैंने दी हुई है, तो इसलिए वो मुझे बता रहा है कि इसकी वैल्यू आप ऊपर नहीं जा सकते। इनपुट रीड ओनली एट्रीब्यूट क्या करता है, रीड ओनली जो एट्रीब्यूट होता है बेसिकली, देखें ये अभी तक आप इस बात पर श्योर हो जाने चाहिए कि फॉर्म किस तरह से क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये वही इनपुट टाइप टेक्स्ट के थ्रू मैंने वैल्यूज दी हुई हैं। देखिए इनिशियल वैल्यू, इसको हम लास्ट नेम को जरा चेक करते हैं। इनपुट टाइप जो टेक्स्ट है इसमें जो वैल्यू है 2 है, लेकिन मैंने इसको एसएस करके चेंज कर दिया है, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू जॉन थी, मैंने जब इस पर क्लिक किया तो ये चेंज नहीं हो रही। क्यों चेंज नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि इनपुट में मैंने एट्रीब्यूट लगाया है रीड ओनली, यानी कि मैंने उसको बताया है कि यूजर को वैल्यू चेंज नहीं करने देनी। क्यों चेंज नहीं करने देनी? जब चेंज नहीं करने देनी तो यहाँ लिखा क्यों है हमने? इसलिए क्योंकि जब फॉर्म सबमिट हो तो ये वैल्यू जॉन को ही हम भिजवाना चाहते हैं हर दफा, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो, कभी कभी पोजीशन इस तरह से होती है, जैसे बुक का टाइटल है फॉर एग्जांपल, मैं चाहती हूँ बुक का टाइटल चेंज ना हो, कंटेंट हमेशा सेम रहे, कंटेंट यूजर की मर्जी पर डिपेंड करता है, चले वो अपने टॉपिक के हिसाब से लगा दे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि कंटेंट का जो टाइटल है उसको हम सेम रहने देंगे, जब यूजर का फॉर्म सबमिट होगा तो टाइटल सेम रहेगा, लेकिन कंटेंट जो है वो आपके हर किसी की अपनी मर्जी से चेंज होगा और वो इनपुट यहाँ पे सबमिट में फॉर्म में सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो रीड ओनली एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट एन इनपुट फील्ड शुड बी रीड ओनली, कैन नॉट बी चेंज्ड। अच्छा देखिए ये जो डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड क्या करता है? डिसेबल्ड ये करता है कि ये सेम हमारे पास कोड है जो कि हमने लास्ट अभी स्लाइड में लिखा है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है, इधर मैंने रीड ओनली की जगह डिसेबल्ड कर दिया। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये यूजर का फोकस इतना यहाँ पर नहीं आ रहा, इसलिए क्योंकि ये अनयूजेबल है और अनक्लिकेबल है, ठीक है। ये यूजर इसको चेंज कर सकता है मगर इसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। और आप इसका जरा कलर देखें तो इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज है। तो अगर हम डिसेबल का एट्रीब्यूट यहाँ पे लगाएंगे डिसेबल्ड, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यूजर की जो वैल्यू है अनयूजेबल होगी और अनक्लिकेबल होगी। साइज एट्रीब्यूट क्या करता है, देखिए पिक्चर से पहले हम इसको समझते हैं कि क्या करना है हमने। मैं चाहती हूँ ये फील्ड बहुत बड़ी हो, ये छोटी हो, क्योंकि नेम बड़ा भी हो सकता है, जैसे अब्दुल कादर जिलानी बड़ा नाम भी हो सकता है। पिन क्या है, सिर्फ 4 नंबर्स की हो, ठीक है, 1 2 3 4 नंबर्स की हो। तो मैं क्या करती हूँ, इतना बड़ा मैं सोचती हूँ कि मुझे साइज फील्ड का देना ही नहीं चाहिए, तो मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट में साइज का एट्रीब्यूट लिखती हूँ 50, तो मेरे पास फील्ड बड़ी शो हो जाती है।
इनपुट टाइप टेक्स्ट ही मैंने दिया है और साइज मैंने लिखा है 4, तो यहाँ पे मेरे पास फील्ड छोटी ही शो होती है। ठीक है, देखिए ये आप इस सिचुएशन में भी यूज कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम बड़ा दे दिया, लेकिन देखिए अब ये अगर आप यहाँ पर देखें तो ये अच्छा नहीं लग रहा कि एक फील्ड इतनी बड़ी है, एक फील्ड इतनी छोटी है। ठीक है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि नेक्स्ट फील्ड को हम इधर ही लगा दें, उससे अगली यहाँ आ जाए, यानी कि 3 हम शॉर्ट फील्ड्स को यहाँ पे एडजस्ट कर दें, क्योंकि आपने यूजर के लुक एंड फील का बहुत ख्याल करना है जब आपने फॉर्म बनाना है। एज अ फ्रंट एंड डेवलपर ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किस तरीके से यूजर जो एक्सपीरियंस है उसको फाइन बना रहे हैं और उसके लुक एंड फील का भी ख्याल कर रहे हैं, ताकि उसको देखने में भी आसानी हो और फॉर्म फिल करने में भी आसानी हो। ये नहीं है कि देखने में हम आसानी कर दें और फिल करने में इतनी मुश्किल हो कि उसको समझ ही ना आ रहा हो कि कौन सी चीज कहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, साइज एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द विड्थ एंड कैरेक्टर्स ऑफ एन इनपुट फील्ड। ठीक है, आसान बात है, फील्ड कितनी बड़ी हो और कितनी छोटी हो ये साइज से हमें पता चलेगा। डिफॉल्ट वैल्यू फॉर साइज इज 20। जैसे कि हम लास्ट स्लाइड्स में देख रहे थे, अभी तक हम साइज तो इंक्लूड नहीं कर रहे थे ना, हम तो सिर्फ यहाँ तक लिख रहे थे अपने टेक्स्ट को, तो वो क्या कर रहा था, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट साइज जो 20 है उसे पिक कर लेता है। और साइज एट्रीब्यूट्स वर्क्स विद द फॉलोइंग इनपुट टाइप्स। कुछ इनपुट टाइप्स के साथ ये वर्क कर सकता है, जैसे कि टेक्स्ट, सर्च, टेल, यूआरएल, ईमेल एंड पासवर्ड। ये इन कुछ फील्ड्स के साथ, इनपुट टाइप्स के साथ काम करता है। ठीक है, पैटर्न एट्रीब्यूट क्या करता है? पैटर्न एट्रीब्यूट यूजर को ये बताता है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न के अलावा आपने फिल नहीं करना। ठीक है, जैसे कि होता है ना CNIC का एक पैटर्न है जैसा, उस तरह से, या हमारे टेलीफोन का एक पैटर्न है उस तरह से। एग्जांपल चेक करते हैं। देखिए हम यहाँ पे इसको कहते हैं एंटर अ CNIC नंबर। मैंने इसमें पैटर्न दिया 0 से 9 तक मैं डिजिट्स इंक्लूड कर सकती हूँ। 5 डिजिट्स, देखिए पाकिस्तान का इस तरह से CNIC ना 5 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, 7 डिजिट्स आते हैं, फिर 1 डिजिट आता है। तो एक्चुअली ये होता क्यों है, ताकि कम से कम मिस्टेक्स हो सके। देखिए अगर हम ये पैटर्न ना देते उसको, ठीक है, तो यूजर गलती से जैसे एक मिस कर देता तो क्या होता कि बाय मिस्टेक उसका जो डाटा है वो गलत सेव हो जाता। और CNIC ऐसा डाटा है जो कि बड़ा सेंसिटिव डाटा होता है, जिसपे काफी किस्म के रिकॉर्ड्स जो हैं हमारे डिपेंड कर रहे होते हैं। एज ए प्राइमरी की भी हम उसको कहीं कहीं पे ले लेते हैं, तो इसलिए ये बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम इसके पैटर्न को गलत नहीं कर सकते। तो आप चाहते हैं कि यूजर सही डाटा आपको दे। ठीक है, गलती का चांस मींस कम करने के लिए आप समझ सकते हैं ये हम कर रहे हैं। ठीक है, प्लेस होल्डर क्या करता है? ठीक है, देखिए प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज शॉर्ट अ हिंट दैट डिस्क्राइब्स द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन इनपुट फील्ड। ये एक हमें हिंट प्रोवाइड कर देता है कि इस तरह की वैल्यू देनी है, सैंपल वैल्यू दे दी है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपेक्टेड फॉर्मेट। ठीक है, शॉर्ट हिंट इज डिस्प्लेड इन द इनपुट फील्ड बिफोर द यूजर एंटर्स वैल्यू। ये उस तरह से है जिस तरह अभी हमने फेसबुक में देखा कि आपका नाम शो हो रहा था, लेकिन जब आपने उस पर क्लिक किया तो गायब हो जाता था। ठीक है, ये किस तरह से हो रहा था, प्लेस होल्डर से। यहाँ पे हम देखें एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, लास्ट स्लाइड वाली एग्जाम्पल है, मैंने सिर्फ क्या किया है, इधर मैंने प्लेस होल्डर में एक CNIC का शो करा दिया है। देखिए जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, जब मैं यहाँ क्लिक करूंगी तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूजर को बहुत आसानी हो गई है कि अब वो इस पैटर्न के बगैर एंटर करेगा तो एरर जनरेट होगा, और यूजर को पता है कि भाई आपने इस पैटर्न के अंदर आपने क्लिक करना है। ये फोल्डर एट्रीब्यूट क्या करता है कि ये बेसिकली हमने जैसे अभी डिस्कस किया है कि वो हमें आसानी प्रोवाइड कर रहा होता है कि किस तरह से आसानी से हम यूजर को ये बता सकते हैं कि एक शॉर्ट हिंट दे देते हैं कि आसानी से हाँ इस फॉर्मेट में आप अपने CNIC को लगा लें। ठीक है, क्योंकि कुछ जैसे वेबसाइट्स में होता है ना कि वो हमें बता रहे होते हैं कि डैश इंक्लूड कर लें या डैश इंक्लूड नहीं करें, हमें समझ नहीं आ रहा होता। इसके थ्रू हमें आसानी हो जाती है कि जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है कि जी डैश इंक्लूड आपने करनी है, तो यूजर क्या करेगा, डैश इंक्लूड कर लेगा। ठीक है, तो प्लेस होल्डर के थ्रू हम ये आसानी से कर सकते हैं, और पैटर्न के थ्रू यूजर को ये अगर ऐसी वैल्यू एंटर नहीं करेगा इसके अंदर, जैसे कि हमने दिया है कि यहाँ 5 हो फिर 7 हो फिर 1 हो, तो एरर जनरेट होगा। ठीक है, तो अगर आप गौर करें तो यूजर का एक्सपीरियंस हमने इसमें काफी फाइन कर दिया है, ईजी कर दिया है, और यहाँ पे हमने गलती का चांस भी कुछ काफी हद तक मिनिमम हो गया है। ठीक है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट क्या करता है? रिक्वायर्ड चाहिए, जिस तरह का इसका मतलब है। ठीक है,
This attribute specifies that an input field must be filled out before submitting the form. देखिए अगर हम इसको नहीं लगाएं तो कुछ फील्ड वो लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जो जो जरूरी फील्ड्स हैं उस पे आप लगाएं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे जरूर ये बात कहना चाहूंगी कि उन फील्ड्स पे लगाएं जो जरूरी हैं। यूजर को आपने तंग नहीं करना कि जो आपने 50 फील्ड्स हैं तो 50 की 50 मस्ट ही हैं और हर पे ही आपने रिक्वायर्ड लगाया हो। नहीं, आपने मस्ट नहीं लगाना। यूजर को तंग भी नहीं करना कि वो इतनी फील्ड से तंग ही आ जाए। बस जो बहुत जरूरी डाटा है जिसके बगैर आपका काम नहीं हो सकता वो आपने इंक्लूड करना है, ठीक है। ये इन कुछ इनपुट टाइप्स के साथ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट वर्क करता है, ठीक है, जो यहाँ मेंशन की गई है। ये हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, कोड के साथ। देखिए इनपुट टाइप में जैसे हमने डिसेबल के लिए किया था, यहाँ हमने रिक्वायर्ड कर दिया। तो ये मुझे क्या करेगा, ये जब तक मैं इसको फिल नहीं करूंगी, ये सबमिट पे जब मैं क्लिक करूंगी तो मेरे पास आएगा कि इसको मुझे जरूर फिल करना है। जैसे आपने देखा कि जब मैं साइन अप पेज पे, जो फेसबुक का साइन अप पेज है, मैं उसको फिल किए बगैर मैं जब उसको क्लिक करती हूँ तो वो मुझे एरर देता था कि जी प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं उसमें कि रिक्वायर्ड फील्ड के थ्रू इजीली आप ये काम कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। अच्छा जी, ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट क्या करता है, ठीक है। देखिए ये एक एग्जांपल से पहले हम चेक करते हैं कि इसका मकसद क्या है। ऑटो कंप्लीट नाम देखें, ठीक है। ये हमें बताता है कि जो इनपुट फील्ड है उसमें जो ऑलरेडी सेव्ड वैल्यूज हैं वो मुझे शो हो जाएं, जैसे समन, ठीक है, या मैंने यहाँ एसएस लिखा हुआ है तो एसएस मैंने अभी जब बस क्लिक किया तो मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज उसने मुझे शो करा दी हैं। ये शो किस तरह से होती है, जब मैं इस ऑटो कंप्लीट को मैं ऑन रखूंगी इस फील्ड में, ठीक है। कोड को चेक करते हैं। फॉर्म में ही आपको पता है हम फॉर्म को ही पढ़ रहे हैं तो फॉर्म के अंदर ही है ये। फर्स्ट नेम ये लिखा हुआ है, उसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ठीक है, हो गई बात। नेम एफ नेम है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, BR है। देखिए एक बात जो जरूरी है वो ये है कि ऑटो कंप्लीट ऑन होगा, ब्राउजर ऑटोमेटिकली कंप्लीट्स द इनपुट वैल्यूज बेस्ड ऑन द वैल्यूज दैट द यूजर हैज एंटर्ड बिफोर, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट ये ऑन हुआ है, ठीक है। ईमेल में मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं ऑफ कर रही हूँ। तो जब मैं ईमेल पे यहाँ पर क्लिक करूंगी तो वो मुझे वैल्यू शो नहीं करेगा। यूजर को दोबारा अपना पूरा ईमेल दोबारा से लिखना पड़ेगा। देखिए मैं अगर यहाँ पे ऑटो कंप्लीट ऑन रखती और मेरा जो आईडी है, ईमेल आईडी saman.itech@gmail.com, वो मुझे यहाँ नजर आ रहा होता तो मैं आसानी से बस क्लिक करके अपना आसानी से ईमेल एड्रेस एंटर कर देती। अब मुझे क्या इश्यू हो रहा है कि मुझे यहाँ पे पूरा दोबारा लिखना पड़ेगा। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है यूजर के कंफर्ट के लिए। ऑटो फोकस, ऑटो फोकस क्या करता है कि यूजर का फोकस वहां पे कर देता है कि जैसे कर्सर वहां पे क्या नहीं क्लिक हो रहा होता है, ठीक है। तो यूजर को पता चलता है कि अच्छा मुझे यहाँ पे मेरा उसका मतलब अल्लाह की तरफ से हमारा ये एक जो जनरली फोकस है कि जब कर्सर क्लिक हो रहा होगा तो हमारी नजर वहीं पे जाएगी, ठीक है। तो यूजर का जो फोकस है वो इनपुट टाइप में अगर मैं ऑटो फोकस लिख दूंगी तो वो ऑटोमेटिकली गेट फोकस व्हेन द पेज लोड्स। जब पेज लोड होगा तो कर्सर वहां क्लिक हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, फॉर्म एट्रीब्यूट क्या करता है, ये बड़ा जरूरी एट्रीब्यूट है फॉर्म एट्रीब्यूट। देखिए मैंने एक फॉर्म बना लिया, ठीक है, लेकिन एक मुझे फील्ड ऐसी चाहिए जो फॉर्म के बाहर है, फॉर्म बंद हो जाए, फॉर्म के बाहर उस पेज में मैंने वो एट्रीब्यूट दिया। लेकिन मैं चाहती हूं कि जब फॉर्म एंटर हो, जब सबमिट हो, मैं सबमिट का बटन दबाऊं तो फॉर्म की जो ये जो मेरे पास वैल्यू जो मैंने बाहर दी हुई है फॉर्म के, वो भी फॉर्म के साथ क्लिक हो, तो इसका यूजेज आता है, ठीक है। हम इसको कोड से चेक करते हैं। देखिए ये फॉर्म हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट नेम है हमारा, ठीक है, और ये इनपुट टाइप है, ये फॉर्म यहाँ पे क्लोज हो गया है। अच्छा देखें, आपको पता है कि फॉर्म क्लोज होने से पहले ही मैं इनपुट टाइप सबमिट करती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूंगी, यहाँ पे देखें फॉर्म क्लोज हो गया लेकिन लास्ट नेम जो ये इनपुट टाइप है ये यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू को इस सबमिट बटन जब क्लिक हो तो ये वैल्यू भी जाए। तो क्या हम करेंगे, हम ये करेंगे कि फॉर्म में हम आईडी दे देंगे इसको form1, और ये जो इनपुट टाइप है जिसकी वैल्यू मैं इस फॉर्म के साथ भिजवाना चाहती हूँ उसमें एक एट्रीब्यूट मैं एंटर करूंगी फॉर्म, और जो इसकी वैल्यू होगी वो फॉर्म की आईडी
और इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। देखिए मैंने इसीलिए बोल्ड किया हुआ है कि id इक्वल्स फॉर्म 1 और फॉर्म इक्वल्स फॉर्म 1, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों सेम है। तो ये हमें ये बताएगा ब्राउजर को कि जब आप इस फॉर्म को सबमिट करें तो इसकी जो ये इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इस फील्ड की भी जो वैल्यू है आपने इस फॉर्म के साथ सबमिट करनी है। ठीक है, फॉर्म एक्शन क्या करते हैं, जिस तरह के नाम से आपको नजर आ रहा है, देखिए ये इस सिचुएशन में यूज होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा एक तो हम एक्शन, आपने पढ़ा है ना, एक्शन जब हम करते हैं तो क्या करता है, दूसरे पेज की तरफ ले जाता है। जिधर सबमिट को प्रेस करें तो हमारा जो पेज है दूसरे यूआरएल पे चला जाए। ठीक है, वो ये हम दे देते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे पास दो बटन हो, जैसे मैंने एक सबमिट का बटन है और एक मेरे पास रीसेट का बटन है। ठीक है, और या किसी सिनेरियो रीसेट का बटन उसको रीसेट कर देता था। ठीक है, लेकिन मैं अब ये चाहती हूँ कि एक सबमिट का बटन हो और एक सबमिट टू एडमिन का, जैसे हम फॉर एग्जांपल बटन बना रहे हैं या टू अनदर पेज बटन बना रहे हैं, तो एक पर वैल्यू जो यूआरएल है वो इस पे जाए एक्शन पेज पे और दूसरे पेज पे जाए। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसकी तो हमें पता है इसके थ्रू जा रही है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगी, दूसरे बटन के लिए इनपुट टाइप सबमिट में फॉर्म एक्शन के थ्रू इसको दे दूंगी। ठीक है, ये मैंने कहाँ लगाना है, इनपुट टाइप सबमिट में मैंने लगाना है। जो दूसरा बटन मैं मेंशन कर रही हूँ ना, उसके साथ ही मैं उसको बता रही हूँ कि इसके एक्शन के लिए आप फॉर्म एक्शन के एट्रीब्यूट को यूज कर लें और वो इस वाले पेज पर चला जाए। ठीक है, ये इस कोड का आउटपुट है। देखें, जब इस सबमिट बटन को मैं क्लिक करूंगी तो आपको पता है कि ये इस पेज पर चला जाएगा, और जब मैं इस सबमिट को बटन को बना रही हूँ तो मैंने देखें यहाँ पे दूसरे की इनपुट टाइप सबमिट के थ्रू मैं ये इस बटन को मैंने क्रिएट किया, वैल्यू सबमिट टू अनदर पेज आया, यहाँ पे सबमिट टू अनदर पेज है। इस आउटपुट के लिए आपको सबमिट एज एडमिन करना पड़ेगा और फॉर्म एक्शन में मैं जो भी पेज का यूआरएल है वहां आपको दे दूंगी। देखेंगे ये दो पेजेस की जरूरत क्यों पड़ी, सवाल ये पैदा होता है। वो इस वजह से कि एक तो देखें, यूजर हो सकता है कि मैं यहाँ सबमिट करूँ तो आपको नजर आ जाए कि जी आपने ये नेम एंटर किया है, और सबमिट एज एडमिन में हो सकता है मैं एडमिन उसको मजीद आगे प्रोसेसिंग करने के लिए उसको यूज कर रहा हूँ कि ये जो वैल्यूज हैं इसको मजीद कहीं और फर्दर किसी और पेज में या किसी और मकसद के लिए हम उसको यूज करा सकते हैं। तो ये इन दो मकासद के लिए डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए आपने ज़ाहिर डिफरेंट कोडिंग करनी होगी डिफरेंट पेजेस में, इसलिए दो पेजेस आपको यूज करना पड़ेंगे जब हमारा एक्शन यूज होगा। तो उसके लिए आपको फॉर्म एक्शन को यूज करना पड़ता है। ठीक है, फॉर्म मेथड क्या करता है, फॉर्म मेथड एट्रीब्यूट ये करता है हमारे पास कि जैसे मेथड आपने पढ़ चुके हैं, मेथड एट्रीब्यूट। ठीक है, मेथड एट्रीब्यूट क्या करता है, गेट पोस्ट को लगाता था। ठीक है, जब एक सबमिट के बटन को क्लिक करते थे, राइट। फॉर्म मेथड क्या करेगा, जिस तरह हमने फॉर्म एक्शन देखा कि जब दूसरा सबमिट बटन आ रहा हो तब आपने उसको किस तरह से करना है, गेट हो या पोस्ट हो। जैसे एग्जांपल में दिया है सबमिट यूजिंग गेट है, तो जब हमारा ये जो बटन है इसमें हमने देखें, आपको ये तो पता ही है कि ये मेथड इधर हमने गेट दिया हुआ है और दूसरे बटन के लिए हम फॉर्म मेथड के थ्रू पोस्ट दे रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है, फॉर्म एक्शन और फॉर्म मेथड दो बटन्स के लिए हम, दो सबमिट बटन्स के लिए हमें जब चाहिए हो, ठीक है, जब हमारा सिनेरियो ऐसा हो तो हम यूज करेंगे। थैंक यू सो मच।